प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए यूपी बोर्ड की प्रेस्क्राइब्ड पोएट्री की फर्स्ट पोयम जो क्लास 12 में पहली कविता के रूप में है, आज मैं उसी को आप सभी के समक्ष पढ़ाऊंगा। आप सभी अपनी अपनी बुक, टेक्स्ट बुक को सामने रखें और फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन वो आप अपने सामने रखें ताकि आप जो है इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, चूँकि आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, तो आपको यह समझना आवश्यक है कि पोएट्री की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ताकि पढ़ते समय आप उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखें और उसी को आधार बनाकर आप पोएम को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड की परीक्षा में वह है सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन स्टैंजा। स्टैंजास दी गई होंगी, उसमें से उस स्टैंजा का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होगा जो 8 नंबर का होगा। इट विल बी 8 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन पोएट्री से जो बनता है वह है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखने को आती है। आपके इंटरमीडिएट क्लास 12 में कुल 10 कविताएं, 10 poems are prescribed in your textbooks for your intermediate board examinations. You have to attempt a poem and you have to write the central idea of that particular poem. It will be one of your textbook. Suppose you are going to study the first poem, Character of Happy Life, Sir Henry Wotton. What will be the central idea of this particular poem? You have to know that in this particular poem, the poet has described about the qualities of a really happy man. The poet says that a happy man is free from slavery. He is not afraid of death. He does not waste his time. He is a God-fearing man. He worships God daily. He does not tell a lie. He always speaks the truth. He passes his time. He spends his time with good books and good friends. It means he does not waste his time at any way. He does not hope to rise, or he is not afraid of falling in his life. He tries to balance himself in each and every situation and condition. Thus, a man
who is able to have all these qualities is able to pass a happy life also. And at last, in this poem, the poet has used a very beautiful figure of speech named oxymoron, while saying that a man who is able to have all the qualities of a happy life, although he may earn less money, but he will be able to have anything of this world, and having nothing he hath all. This is the particular line related to the figure of speech oxymoron. इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि पूरी पंक्तियों में कवि ने एक प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। ये आपकी सेंट्रल आइडिया थी। इस तरह से सेंट्रल आइडिया जब आप पोएम को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ कुछ मुख्य बिंदुएं जो है या मुख्य सेंटेंसेस जो पूरे पोएम को कंसंट्रेट करती हैं, उन्हीं को आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया 8 नंबर का आपके यूपी बोर्ड के पेपर में प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए आप सभी को इसे ध्यान से समझना चाहिए और तैयार करना चाहिए। इसी तरह जब आप पोएम पढ़ेंगे, पोएम की प्रत्येक स्टेंजाज या पोएम की प्रत्येक लाइंस, उसमें पर्टिकुलर कुछ विशेष चीज़ों का वर्णन किया गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप पोएम पढ़ें तो उनके शाब्दिक अर्थ को समझने का कम, उसके भावात्मक अर्थ को अधिक समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन सेंस का होता है। एक्सप्लेनेशन शब्दों का एक दूसरे शब्द में रूपांतरण करके किया जाता है या वाक्यों का रूपांतरण करके किया जाता है, इसलिए आप शाब्दिक नहीं बल्कि भावात्मक अर्थ को समझने का प्रयास आवश्यक है। आइए फिर मैं आप सभी को अब टेक्स्ट बुक की ओर लेकर चलता हूँ। उम्मीद है आप सभी अपने साथ टेक्स्ट बुक लेकर रखे होंगे। आप टेक्स्ट बुक की अपनी पहली पोएम देखिए, जिसका शीर्षक है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताने का प्रयास किया कि इस पोएम में, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड about the qualities of a really happy man. What are the qualities by the practice of which a man can be able to pass a happy life? प्रत्येक पंक्ति में, इस पोएम की प्रत्येक पंक्ति में जब आप देखेंगे तो एक विशेष गुण का, एक विशेष क्वालिटी का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं पोएम को। पोएम की पहली लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही born or taught. The poet says that the man will be very happy who will be able to learn the qualities of happy life. वह व्यक्ति बड़ा खुश होगा जो जन्म से या सीखकर प्रसन्न जीवन के गुणों को प्राप्त कर लेता है। That serveth not and others will. That means the happy man. A happy man is free. इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि वह व्यक्ति या एक प्रसन्न व्यक्ति किसी का दास या नौकर नहीं होता, वह किसी की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। He is free.
ए हैप्पी मैन इज फ्री एंड ही इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट पंक्ति, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स कवच, हिंदी में आप समझे कवच। कवच मीन्स ए प्रोटेक्टिंग थिंग, ए थिंग विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अपनी शरीर को सुरक्षित करने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, दैट इज आर्मर। एंड ए हैप्पी मैन, in this particular line the poet has described about the quality of a happy life, and he says that a happy man protects himself with his honesty. Honesty is the armor of a happy man. Means कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने ईमानदारी को ही अपना कवच बनाता है और वह हमेशा ईमानदारी पूर्ण कार्यों को करता है। ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज ऑनेस्ट, ही इज नेवर डिसऑनेस्ट। यू कैन एक्सप्लेन व्हाइल सेइंग, व्हाइल राइटिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, एंड सिंपल ट्रूथ इज utmost स्किल। द नेक्स्ट लाइन इज सिंपल ट्रूथ इज हिज utmost स्किल। ये जो सिंपल ट्रूथ, सत्य बोलना ही उसकी कुशलता है। ए हैप्पी मैन इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन दोनों पंक्तियों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। मेटाफर आपने पढ़ा, आपने देखा है, मेटाफर में किसी एक वस्तु को या किसी एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है। यहां आप देखेंगे तो हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्ण विचारों को कवच बना दिया गया, कवच का रूप दे दिया गया। दूसरी पंक्ति में सिंपल ट्रूथ को उसका जो है उसकी कुशलता बना दिया गया। मीन्स सिंपल ट्रूथ को और ऊपर वाली पंक्ति में जो है उसकी ईमानदारी को एक दूसरा रूप दिया गया। सो हियर इज द यूज ऑफ मेटाफर इन दिस लाइन्स। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर। पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता। ही कंट्रोल्स हिज डिजायर, वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जिसकी आत्मा सदैव मरने को तैयार रहती है। शाब्दिक अर्थ है, जब आप इसको भावात्मक लेंगे, मीन्स ए हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई। वह मरने से डरता नहीं है, वह मरने के लिए तैयार है। बिकॉज इट इज द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। ए हैप्पी मैन नोज दैट डेथ इज द अल्टीमेट end of our life, so he is not afraid of his death. Untied unto the word with care. एक प्रसन्न व्यक्ति सांसारिक बंधनों से अनटाइड, फ्री होता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव आर वर्गर वृत्त। एक जो प्रसन्न जीवन जीने वाला व्यक्ति है, या a man who is able to have the qualities of a happy life, he does not wish the love of prince and he does not care for the criticism of common people. एक प्रसन्न व्यक्ति या प्रसन्न जीवन रखने वाला व्यक्ति को ना तो किसी राजा के प्रेम की इच्छा होती है और ना ही वह सामान्य लोगों के
आलोचना की चिंता करता है, बिकॉज ही इज फ्री। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। एक प्रसन्न जीवन या प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों की ओर ध्यान नहीं देता। ही डज नॉट बी केयरफुल अबाउट द बेसलेस न्यूज, हुज कॉन्शियस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार वह प्रतिक्रिया करता है या अपने कार्य को करता है। Whose state can neither flatter speed, जो चापलूसों की चापलूसी को पसंद नहीं करता। यानी एक प्रसन्न व्यक्ति चापलूसों की चापलूसी पसंद नहीं करता। Nor ruin make oppressors great, जिसके बर्बाद हो जाने से, नष्ट हो जाने से कोई भी ऑपरेसर्स, अत्याचारी महान नहीं हो सकते। Who invites none, वह यानी एक प्रसन्न व्यक्ति जो है, हु यानी जो के लिए, जो मीन्स एडजेक्टिव क्लास का एक कंजक्शन है जो संकेत कर रहा है उस नाउन की ओर जिसके बारे में बात हो रही है। यानी एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। whom chance doth raise, जिन्हें अवसर ने ऊंचा उठा दिया हो। अवसर से ऊंचे उठ जाने वाले लोगों को देखकर एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। नार वाइज, और ना ही उन लोगों की वह बुराई करता है। who never understood, जो उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं या जो बातों को समझने में असमर्थ हैं, उनकी वह बुराई भी नहीं करता। हाउ डिपेंड्स wounds are given with praise, एक प्रसन्न व्यक्ति जानता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। which cannot be healed up, जो भरे नहीं जा सकते। एक प्रसन्न व्यक्ति जानता है, इसलिए वह प्रशंसा या चापलूसी को स्वीकार नहीं करता। Not rules of instead, but rules of good, एक प्रसन्न व्यक्ति किसी राज्य का शासक नहीं होता, किसी राष्ट्र का शासक नहीं हो सकता। बट ही रूल्स ओवर हिज गुडनेस, अपनी अच्छाइयों का शासक होता है। ही रूल्स ओवर हिमसेल्फ, वह खुद के ऊपर शासन करता है, वह अपनी अच्छाइयों को बनाए रखता है, वह अपने ऊपर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, भले ही वह किसी राष्ट्र का या किसी राज्य का या किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता। Who God doth late and early pray, जो ईश्वर की प्रार्थना देर या सवेर जरूर करता है। A happy man is God fearing man, he worships God daily, earlier or later, जल्दी या देर में, but he worships God daily. He has a firm faith in God, more of his grace than gift to lend. He does not worship to God to get any gift or get any property, but he worships God only to get his grace and blessings. केवल उसका आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करता है। किसी संपत्ति को पाने के लिए या किसी उपहार को पाने के लिए वह ईश्वर की पूजा नहीं करता है। Who entertains the harmless day, एक प्रसन्न व्यक्ति मनोरंजन के साथ अपने दिन को, मनोरंजन मीन्स आप इसे दूसरे सेंस में ना लें, entertains the day, वह अपने दिन को आनंद के साथ व्यतीत करता है। किसके साथ? with a well chosen book or friend, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ या एक अच्छे चुने हुए मित्र के साथ वह अपना दिन व्यतीत करता है। A happy man does not waste his time with worthless people or worthless books or worthless things.
he always uses his time with good books and good friends. In the last stanza of the poem, the poet says that this man is free from servile bands. Such kind of man, the man of such qualities, is free from service. वह बिल्कुल दासता के बंधनों से मुक्त होता है, वह किसी का नौकर या दास नहीं होता. आप hope to rise. A happy man does not hope to rise in life. उसे जीवन में उठने की आशा नहीं होती. और fear to fall, और उसे गिरने का भी डर नहीं होता. A happy man is not afraid of falling in life. Lord of himself, though not of lands. The poet says that a happy man is lord of himself because he controls his desire. He controls himself. He rules over his goodness. So he is lord of himself. Although he is not lord of any property or prosperity. यद्यपि वह संपन्नता और संपत्ति का मालिक नहीं होता, but he is lord of himself. And at last, there is very beautiful example of oxymoron, and the author says that, the poet says that, having and having nothing, he had all. Such kind of man who possesses all these qualities, although he may be able to have the property of this world, but he is a person who is worthy to have everything of this world. ऐसा व्यक्ति यद्यपि संसार की सभी संपत्ति या धन को रखने में या प्राप्त करने में असमर्थ हो, लेकिन वास्तव में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को रखने के योग्य होता है. और ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है. प्रिय विद्यार्थियों, एक पंक्ति में यहाँ आप सभी को, क्योंकि पोएम हैज बीन कंक्लूडेड, इट इज बाय सर हेनरी वॉटन. कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप सभी को बताने के लिए बताना चाहता हूं. एक पंक्ति है, वेल्थ हैज गॉन, इट मीन्स नथिंग हैज गॉन. धन गया तो कुछ नहीं गया. इफ हेल्थ हैज गॉन, इट मीन्स समथिंग हैज गॉन. धन गया तो कुछ नहीं गया. बी रिलैक्स, डोंट टेक एनी बर्डन इफ योर वेल्थ हैज गॉन, बट इफ योर हेल्थ हैज गॉन, you should be careful, you must be careful that you have lost something. यदि आपका स्वास्थ्य गया तो समझिए कि आपका कुछ चला गया, आपने कुछ खो दिया है. But at last, if your character has gone, it means everything has gone. यदि आपने अपना चरित्र खो दिया, इसका मतलब है कि आपने अपना सब कुछ खो दिया. सब कुछ होते हुए वह सब बेकार और व्यर्थ है यदि आपका चरित्र उत्तम नहीं है. सो ट्राई टू मेंटेन ए गुड कैरेक्टर टू पास ए गुड एंड हैप्पी लाइफ. इसी तरह से आप सभी ने आज कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा. 20-20 में मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया, इसके हिंदी के अर्थ को भी बताने का प्रयास किया है. उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ आया होगा. अब आपको यह समझने की जरूरत है कि ये एक्सप्लेन करने के बाद आप लिखेंगे कैसे. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो इसमें ये ऊपर से 4 लाइन की एक स्टेंजा है.
4 पंक्तियों में विभाजित की हुई ये स्टेंजाज हैं। कोई एक स्टेंजा आपके क्वेश्चन पेपर में होगा और ऊपर क्वेश्चन में रहेगा कि आप इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखिए। इसको हल करते समय आपको बाकायदे स्टेंजा की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति के शब्दों को, पहली पंक्ति का पहला शब्द और अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द लिख करके आपको जो है एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने बोर्ड पर कुछ चीज को लिख रखा है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित। एक्सप्लेनेशन तो आपको बनाना पड़ता है। रेफरेंस कॉमन होता है, आप रेफरेंस तैयार करें। रेफरेंस में तो केवल पोएम और पोएट के नाम आप चेंज करते रहेंगे। आप सारे पोएम में एक ही रेफरेंस को तैयार कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका 2 नंबर का 2 और एक्सप्लेनेशन 4 नंबर, पूरा 8 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर जो है बनाया जाता है। तो इसको आप दिमाग में रख के तैयारी करें। ये देखें रेफरेंस कैसे लिखते हैं। रेफरेंस हेडिंग डालें। अपने आंसर शीट में जब भी लिखें तो खूब सुंदर से पहले रेफरेंस हेडिंग के रूप में लिख दें। फिर उसके बाद दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसे आप कॉमा के अंदर लिखें और चाहे तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, इसे भी आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि आपने पोएम और पोएट का नाम सही लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी पोएम को या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके टाइटल और उसके जो है लेखक या उसके पोएट या राइटर जो भी हैं उनको आपको एक तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद अब ये आपका रेफरेंस हो गया। इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट लिखते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि जो स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ हो उस स्टेंजा में किस बात को लेकर के जो है कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा जो है बात की जा रही है या किस चीज का वर्णन किया जा रहा है। आप ये दूसरे दिमाग में रखेंगे तो एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट तैयार हो जाता है। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर या इन दिस पोएम द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो आप कॉमन कंटेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी, आप देख लीजिए कि इन दिस लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन या ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये हुआ कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन प्रत्येक स्टेंजा का अलग अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने पढ़ते समय प्रत्येक स्टेंजा का अलग अलग बनाया था, बताया भी है, समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसको बनाते समय सावधानी बरतें और जिस स्टेंजा को आपको हल करना है उस स्टेंजा के सेंस क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसको सेंटेंसेस में रूपांतरित करके आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक्सप्लेनेशन करने का अभ्यास करिए और एक्सप्लेनेशन प्रत्येक स्टेंजा का करिए ताकि बोर्ड में या परीक्षा में पूछे गए किसी भी स्टेंजा को आप आसानी से हल कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने अभ्यास में व्यस्त रहें और आप सभी अच्छे मार्क्स ले आने का प्रयास जारी रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।